इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत और अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में राजस्थान का इतिहास एक परिचय के अंतर्गत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। इससे पहले वाली क्लास में हमने राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में और प्रमुख सिद्धांत और उसके मानने वाले विद्वानों को हमने पढ़ लिया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं राजपूतों में राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गोहिल वंश और इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। ये वाली क्लास वैसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में मेरा है कि ये जो क्लास है रीट और जो सीटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो आप इस क्लास को या इस टॉपिक को आप छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। आप रीट या सीटी की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ करके जाना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। चलिए, तो आपको मैं सरल भाषा में धीरे से समझाने का, धीरे धीरे सभी तथ्यों को समझाने का प्रयास करूंगा और आप इस क्लास को पूरी ध्यान से पढ़ोगे। जहां पर समझने वाला या जहां महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो उस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। यस, तो गोहिल वंश की बात करते हैं। तो पहले प्रश्न तो हमारा ये आ जाता है कि गोहिल वंश किस रियासत पर शासन किया है। तो गोहिल वंश मेवाड़ रियासत पर शासन किया है, या मेवाड़ रियासत पर शासन करने वाला वंश कौन सा रहा है। तो हम बताएंगे सर कि गोहिल वंश मेवाड़ रियासत पर शासन करने वाला वंश था, गोहिल वंश। ठीक है, अब बात आता है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत की बात आ जाती है तो सर मेवाड़ रियासत में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो अपन राजस्थान की बात करें, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर उदयपुर के पास में चित्तौड़ के पास में भीलवाड़ा और राजसमंद, प्रतापगढ़, ये वाले जो क्षेत्र है ये एक प्राचीन समय में मेवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र मेवाड़ रियासत के नाम से जानते थे। चलो बात करते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। तो मेवाड़ में कौन कौन से जिले आ गए हैं। उदयपुर आ गया है, राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, और आप इसके आसपास में एक भीलवाड़ा भी ले सकते हैं। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्र ये मेवाड़ कहलाता था। ठीक है जी, फिर आगे बात करें, गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया है। वैसे तो कई सारी इनकी शाखाएं थी। मुनोत नैन्सी ने 24 शाखाओं का उल्लेख किया था। नैन्सी ने गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया, लेकिन जो मुख्यतः शाखा रही थी वो मेवाड़ पर ही शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से होता है। ठीक है, गोहिल के नाम से ही इसका नामकरण गोहिल वंश पड़ता है। गोहिल से कहीं कहीं पर गुहादित्य नाम भी मिल जाता है कि गुहादित्य से ही इस वंश का नाम क्या पड़ गया था, गोहिल नाम पड़ जाता है। ठीक है, गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल साहब कह के गए थे, अबुल फजल ने इनको ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। ठीक है, तो किस इतिहासकार ने गोहिलों की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताता है। तो हम बताएंगे अबुल फजल है।
कर्नल जम्स्टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वल्लभी का शासक बताता है। वही नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करता है। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मणों के होने का बताता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 567 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ था बप्पा रावल है। ओके, तो किस किस के क्या बताया था? अबुल फजल ने तो ईरान के नौ शेखा से संबंधित बताया है, ये ध्यान रखेंगे। कर्नल जम्स्टोड वल्लभी के शासकों से संबंधित बताता है। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण होने का मत बताया था, इन्होंने ब्राह्मण होने का ये प्रतिपादन किया था। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा बता रहे हैं कि 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, और भी इसके सारे में कई सारी लंबी चौड़ी कहानियां हैं, इतिहास है, लेकिन इस वाली क्लास में, इस वाली बुक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा गोहिलों के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है वो हम इस वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। तो और कई सारे शासक आए थे, लेकिन जो प्रतापी शासक आ रहा है, अब अगला प्रतापी शासक वो आया था बप्पा रावल। बप्पा रावल, देखो गोहिल वंश की स्थापना तो 567 में हो गई थी। गुआदित्य ने 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना कर दी थी, जबकि बप्पा रावल का शासनकाल कब शुरू हो रहा है? 734 ईस्वी में शुरू हो रहा है। तो बीच में भी कई सारे शासक आए, लेकिन जो प्रतापी शासक आया था वो कौन आया था? गोहिल के बाद में बप्पा रावल, 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक। ठीक, राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। तो चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया था? 734 ईस्वी में। राज प्रशस्ति जो राजसमंद जिले में है वहां पर ये बात लिखी हुई है राज प्रशस्ति में। ठीक है, मान मोरी राजा या मौर्य शासक मान हम कह सकते हैं। ठीक है, मान मोरी या मौर्य शासक मान, मौर्य शासक मान, मौर्य शासक। ठीक है, मान। बप्पा की राजधानी कहाँ थी? तो बप्पा की राजधानी नागदा थी। नागदा को बप्पा रावल ने राजधानी बनाई। बप्पा ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी जो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, लकुलिश में यानी लकुलिश एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी गोहिल वंश के कुल देवता है। गोहिल वंश के कुल देवता कौन हुए हैं? एकलिंगनाथ जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। कालभोज इनका वास्तविक नाम है। ये कौन बता रहे हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी कह रहे हैं। बप्पा कालभोज की उपाधि है। मूल नाम तो क्या है इनका? कालभोज है, जबकि बप्पा इनकी उपाधि है। वीर विनोद के रचनाकार, वीर विनोद के लेखक कौन है? तो वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास भी लिख रहे हैं बप्पा किसी राजा का नहीं अपितु खिताब था, कि बप्पा तो एक उपाधि हुआ करती थी। यानी मूल नाम भी वो भी क्या बताना चाह रहे हैं? कालभोज ही बताना चाह रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनमें से मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार कर ली थी और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि मान मोरी के सामंत में रहते थे बप्पा रावल जी, और जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण हो जाता है तो बप्पा रावल जी सेना लेकर के जाते हैं और विदेशी आक्रमणकारियों को सिंध नदी तक खदेड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने इस क्षेत्र को अपना लिया था। इसीलिए इतिहासकार
सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की जा रही है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टन से करने वाले इतिहासकार कौन थे? सीवी वैद्य थे। या यूं आ जाए कि सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? तो चार्ल्स मार्टल से की है। कौन था चार्ल्स मार्टल? तो ये एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, इसलिए इनको चार्ल्स मार्टल कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आप बप्पा रावल के अंतर्गत ध्यान रखने वाले हैं। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट शासक बप्पा रावल। एक बार वापस देख लेते बप्पा रावल में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। वैसे तो ये बप्पा रावल की सारी बातें इंपॉर्टेंट ही है। बप्पा रावल जी की राज प्रशस्ति में मानमुरी राजा को परास्त किया, कब किया था? 734 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजधानी याद रखनी नागदा है। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, एकलिंगनाथ जी इनके कुल देवता है, भोइल वंश के कुल देवता है। गौरीशंकर ओझा मूल वास्तविक नाम कालभोज बताया था और बप्पा इनकी उपाधि बताया था। कविराज श्यामल दास ने भी ऐसी बात बताई थी और फिर इनको सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी थी। चार्ल्स मार्टल ये बताया था। ओके, फिर आगे बात करते हैं। अगला जो शासक आता है वो आ रहा है हमारा जैत्र सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है? जैत्र सिंह की बात करते हैं। यस, जैत्र सिंह। शासनकाल याद रखोगे जैत्र सिंह का 1213 से 1253 तक शासनकाल रहता है जैत्र सिंह जी का। ओके जी सर, आगे बात करते हैं। गोहिल के ही वंशज जैत्र सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीन करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बीच में क्या होता है कि ऐसा होता है कि जब शक्ति सिंह, यहाँ पर कई सारे शासक आए थे, यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो शक्ति सिंह के समय परमाणु ने चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। मेवाड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ पर यानी मेवाड़ पर परमाणु का अधिकार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके मुंज के बाद में उत्तराधिकारी भोज परमार वगैरह ये मेवाड़ पर शासन करने लग गए थे। फिर उसके बाद में और शासक आए, अगले शासक, जिन्होंने परमाणु को परास्त करके पुणे मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इनके समय एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1227 में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया जा रहा है तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी यह प्रश्न आपके कहीं न कहीं पूछा जाएगा। भूताला का युद्ध कब हुआ है सर? तो 1227 में हुआ है। और किस किस के मध्य हुआ है? तो हमारे मेवाड़ के जैत्र सिंह जी और इल्तुतमिश के बीच में होता है, जिसमें जैत्र सिंह जी विजयी होता है और इल्तुतमिश की सेना को परास्त कर दिया है। ठीक है, भूताला का युद्ध। और इस युद्ध का जो वर्णन है जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। जो भूताला का युद्ध हुआ है, इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन किताब के अंदर किया था। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर बताया गया है, इल्तुतमिश को हमीर कहा है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ है, जिनकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। ठीक है, जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह का एक तो शासनकाल याद रखोगे 1213 से 1253 ईस्वी तक, और इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया है। ठीक है, कुछ इतिहासकार तो यह बताते हैं कि जब इल्तुतमिश की सेना चित्तौड़ में मेवाड़ पर आक्रमण करती है, उस समय इनकी राजधानी नागदा थी। पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? नागदा हुआ करती थी। तो इसमें जैत्र सिंह तो हार गया, लेकिन जैत्र सिंह जीत गया था, इल्तुतमिश हार गया था। जैत्र सिंह की विजय तो हो गई, बट इल्तुतमिश की जो सेना है वो वापस भागते समय राजधानी नागदा को बहुत क्षति पहुंचाई थी। इस वजह से जैत्र सिंह ने गोहिलों की पहली बार चित्तौड़ राजधानी बना रहा है। यहाँ पर यह लिखा जा रहा है
कि परमाणु से छीन करके चित्तौड़ को राजधानी बनाई है। ये ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर ये लिखा जा रहा है। तो एक तो चित्तौड़ को राजधानी बनाई, आप ये चीज तो ध्यान रख ही सकते हैं। भूताला का युद्ध 1227 में जत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में विजय कौन रहता है? जत्र सिंह विजय रहता है, और जय सिंह सूरी ने हमीर मदमर्दन में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, ओके। अगला फिर जो अगला शासक दिया जा रहा है, बीच में जत्र सिंह के बाद में तेज सिंह आता है। तेज सिंह आया, तेज सिंह के बाद में समर सिंह आता है। ठीक है, और समर सिंह के बाद में कौन आ जाता है? रतन सिंह। तो यहाँ पर किस शासक के बारे में बताया जा रहा है? रतन सिंह जी के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे बात करते हैं। रतन सिंह किसके पुत्र थे? समर सिंह जी के पुत्र थे। शासन काल देर का है 1302 से 1303, एक साल का, लगभग एक साल का शासन काल बताया जा रहा है। एक साल का शासन काल में रतन सिंह जी वो काम कर जाएंगे जो सालों सालों तक जो नहीं होता वो एक साल में हो जाता है। चलो, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा है। जब रतन सिंह जी मेवाड़ के शासक बनते हैं, उसी समय 1303 में कुछ ही दिनों बाद में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, जिनका कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। अलाउद्दीन खिलजी की तो साम्राज्यवादी नीति वाली महत्वाकांक्षा थी कि मेरा साम्राज्य बड़ा फैलता रहे, और उस समय चित्तौड़ एक सैनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। बट इसी बीच में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में एक ग्रंथ लिखा है, पद्मावत। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण का, जो आक्रमण का कारण बताया था, उन्होंने रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना ऐसा बताया है। ये बात मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं। ठीक है, दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। दशरथ शर्मा जी भी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी बात सही है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो लिख रहे हैं पद्मावत है कि पद्मनी के पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। चलो, कुछ भी हुआ है, लेकिन युद्ध तो दोनों के बीच में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उनका सेनापति गोहरा और बादल, जो चाचा भतीजा थे, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रतन सिंह जी और उनके सेनापति रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया है, जो चित्तौड़ का पहला साका कहलाया है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित था, यह भी यहाँ पर आया था, और इस युद्ध का जो वर्णन है उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में इस आक्रमण का वर्णन किया था। तो प्रश्न आ जाए कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो बताएंगे अपन खजाइन उल फुतुह के अंतर किया है। खजाइन उल फुतुह। तो इस प्रकार से सभी राजपूत लड़ते हुए यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, और चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया है? खिजराबाद रख दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की जो रावल शाखा है, इसका अंतिम शासक माना जाता है। यहीं पर गोहिल वंश समाप्त हो जाता है। होता क्या है, देखो यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं। जब अपन पढ़ रहे थे, बप्पा रावल आया था, बप्पा रावल के बाद में और कई सारे शासक आए थे, अल्लट, आलू राव, ठीक है। इसी समय एक शासक आया था रण सिंह। रण सिंह को कई जगह पर कर्ण सिंह भी मिलता था। कौन सा वंश चल रहा था? गोहिल वंश चल रहा था। गोहिल वंश चल रहा था। अब इसके समय, रण सिंह के समय, गोहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। वापस लिख लेता हूं मैं।
रणसिंह या इनको कहते हैं हम कर्ण सिंह कहते हैं, रण सिंह या कर्ण सिंह। वंश का नाम क्या था? गोहिल वंश चल रहा था, गोहिल वंश। इनके समय गोहिल वंश दो शाखाओं में बट जाता है, दो भागों में बट गया गोहिल वंश। एक रावल शाखा हो जाती है, रावल शाखा, और दूसरी हो जाती है राणा शाखा, रावल शाखा और राणा शाखा। इस शासक का पहला शासक हुआ था क्षेम सिंह, पहला शासक हुआ था क्षेम सिंह, और राणा शाखा का शासक हुआ पहला राहब। राहब है गोहिल वंश, लेकिन गोहिल वंश दो भागों में बढ़ जाता, दो शाखाओं में बढ़ गया। एक शाखा का नाम तो क्या था? रावल शाखा, और दूसरी शाखा का नाम है राणा शाखा। रावल शाखा का पहला शासक कौन हुआ था? क्षेम सिंह। ये मेवाड़ पर शासन कर रहे थे, चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। क्षेम सिंह जी ये चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे, चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे, चित्तौड़ पर, ठीक है। और राणा शाखा जो राप है, ये सिसोदा जो ठिकाना था, सिसोदा ठिकाने में शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जो रतन सिंह जी थे, वो रतन सिंह जी कौन सी शाखा के थे? तो रतन सिंह जी इस वाली शाखा के थे, रतन सिंह जी ये वाली चित्तौड़ शाखा के थे रतन सिंह जी। तो ये वाली जो शाखा है रावल शाखा, ये बिल्कुल हो जाती है अब समाप्त है, ठीक। इधर दूसरी शाखा कौन सी चल रही थी? राणा शाखा। इस समय जब रतन सिंह जी की मृत्यु होती है, उसके बाद में राणा शाखा का एक शासक आता है हमीर, और उसी हमीर ने गोहिल वंश को आगे चलाते हैं, और फिर बाद में सिसोदिया वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये था गोहिल वंश के बारे में, जो रावल शाखा आई थी। चले आगे, अगला शासक रतन सिंह के बाद में नेक्स्ट जो शासक आ रहा है वो है राणा हमीर। अब कौन सी शाखा आ जाती है? राणा शाखा आ जाती है। राणा शाखा में शासक का नाम है राणा हमीर। हाँ मैं कर दूंगा, हाँ आधा घंटा लगेगा। हाँ। राणा हमीर। अगला शासक कौन आ रहा है? तो अगला शासक की बात करें तो अगला शासक आया हमारे राणा हमीर। राणा हमीर, इनका शासनकाल याद रखना 1326 से 1364 ईस्वी। 1326 से 1364। 1326 में राणा हमीर सिसोदिया वंश की स्थापना करेगा। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। क्योंकि चित्तौड़ पर तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर को सौंप दिया था, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। तो ऐसी स्थिति में फिर राणा हमीर, जो उधर दूसरी शाखा थी रावल शाखा, उधर से राणा हमीर आते हैं और गोहिल वंश को वापस चलाते हैं। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण ये बाद में क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। पहले गोहिल है तो गोहिल ही है, लेकिन अब सिसोदिया और कहने लगे हैं। हमीर के दादा जब रतन सिंह जी जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने जा रहे थे, उस समय हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह जी को बुलाया था। रतन सिंह जी ने लक्ष्मण सिंह जी को बुलाया कि आप आइए और इस युद्ध में भाग लीजिए। लक्ष्मण सिंह जी और उनके पुत्र सभी गए थे, और सारे लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सिर्फ एक आदमी बचा था, हरि सिंह का पुत्र, यानी लक्ष्मण सिंह जी का जो पुत्र था हरि सिंह, और हरि सिंह का जो पुत्र था राणा हमीर। ये राणा हमीर ये अकेला बचा हुआ था। इससे पहले हरि सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, हरि सिंह जी, उनके भाई सब सारे के सारे राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है जी। तो उसके बाद मेवाड़ के बाद सभी शासक सिसोदिया कहलाए हैं। 1326 में गोहिल वंश की स्थापना हो जाती है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन
यानी विकट आक्रमण केस में सिंह के सदृश्य। मेवाड़ के सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ गई थी, हमेशा हमेशा मेवाड़ खिलजियों के हाथों में चला गया था। ऐसी परिस्थिति में हमीर ने शेर जैसा, शेर के समान दृश्य करके वापस चित्तौड़ को खिलजियों के हाथों से छीना था। इसीलिए राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। ये संज्ञा किसमें दी गई है? तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है विषम घाटी पंचानन। ठीक है, और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। हमीर ने सिंगोली जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ है, जिसमें विजय किसकी होती है? तो सर विजय राणा हमीर की होती है। तो ये देखा हमने राणा हमीर है। फिर अगला शासक राणा हमीर, हमीर के बाद में एक शासक और बीच में आएगा, मतलब यहाँ 1364 है और यहाँ से 1382 है। बीच में एक क्षेत्र सिंह जी शासक रहते हैं, क्षेत्र सिंह, ठीक है, जिसको खेता भी कहते हैं। वो 1364 से लेकर के 1382 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके समय थोड़ा एक मालवा के साथ संघर्ष, विरोध शुरू हो जाता है और तारागढ़ पर आक्रमण करने के लिए गए थे, जीतने के लिए नहीं जीत पाए और वहीं पर लड़ते हुए चल बसे थे। फिर क्षेत्र सिंह का जो बेटा हुआ था वो हुए थे महाराणा लाखा। ठीक, महाराणा लाखा। लाखा जी का शासनकाल ध्यान रखेंगे 1382 से 1421 तक। 1382 से 1421 तक मेवाड़ के शासक कौन रहते हैं? महाराणा लाखा। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा जी के पुत्र चुंडा जी के साथ में होना था, मगर परिस्थिति वंश ये विवाह लाखा जी के साथ हो जाता है। ठीक, देखो इधर जब मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ में शासक थे महाराणा लाखा। उस समय उधर मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे एक रावचूड़ा। रावचूड़ा मारवाड़ के शासक थे। रावचूड़ा जी के दो पुत्र थे, एक का नाम रणमल था और दूसरे का नाम काना था। रणमल और काना। एक पुत्री भी थी जिसका नाम था हंसाबाई। रावचूड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र रणमल था, रणमल की जगह पर काना को उत्तराधिकारी बना देते हैं कि वे अगला राजा काना बनेगा। ऐसा था कि बाद में रणमल को बना देंगे, लेकिन चूड़ा जी की हो जाती है मृत्यु। उत्तराधिकारी कौन था? काना। काना को बना रखा था, तो मारवाड़ का शासक कौन बन गया? काना। रणमल ये चाह रहा था कि बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया है ऐसे सरदारों ने, क्योंकि जिसको उत्तराधिकारी बना रखा होता था वही राजा बनता था। तो रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई को अपने साथ लेकर के ये अपने आ जाते हैं, ये आगे सा किधर आ जाते हैं? मेवाड़ में आ जाते हैं। और इस उद्देश्य से आए कि मेवाड़ के शासक लाखा जी का पुत्र है कुंवर चुंडा जी। कुंवर चुंडा जी जो लाखा जी के पुत्र हैं, इसके साथ अपन हंसाबाई का विवाह करवा देंगे। मेवाड़ी सेना की सहायता से कान्हा पर अपना अटैक कर देंगे, कान्हा को पराजित कर देंगे और मारवाड़ का शासक कौन बन जाएगा? रणमल बन जाएगा। बट हुआ यूं कि कुछ लाखा जी ने ऐसा कुछ कह दिया था कि कुंवर चुंडा से बजाय यदि हमारे साथ रिश्ता कर दे तो भी मैं भी खुश हूँ, ऐसा कुछ भी बोला होगा उन्होंने। तो रणमल ने भी कह दिया था कि भाई आप शादी कर लीजिए। फिर कुंवर चुंडा जी के साथ रिश्ता आया हुआ था, तो कुंवर चुंडा जी को कहा कि भाई आप शादी करोगे, तो इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने भी ऐसी शादी की बात कर ली है तो मेरी माता हो गई है, मेरे पिताजी ने जिस लड़की पर शादी करने सोच ली है तो वो मेरी माता हो गई है और मैं इनसे शादी नहीं करूंगा माता से। तो फिर ये विवाह जो कुंवर चुंडा जी के साथ होना था वो किसके साथ हो जाता है? लाखा जी के साथ हो जाता है। ठीक है, ये बात है इसमें। तो लाखा का योग्य पुत्र हंसाबाई का पुत्र ही होगा। लाखा जी के साथ विवाह हो जाता है। तो विवाह में एक शर्त रख दी थी
रणमल ने कि लाखा जी आपसे विवाह तो करवा दूंगा, बट मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। यदि आप अगला जो शासक है वो इस हंसाबाई से होने वाली संतान को ही बनाते हैं तो आपसे विवाह करवाए, वरना हम नहीं करवाते। तो इससे पहले लाखा जी ने कुंवर चुंडा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और हंसाबाई से होने वाली संतान को ही मेवाड़ का शासक बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा एक तो भीष्म पितामह ने ली थी और फिर वापस प्रतिज्ञा दूसरी बार ली थी कुंवर चुंडा ने। इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। सारी बात समझ में आ गई होगी। राणा लाखा के समय जावर में एक तो चांदी और शीशा जस्ता की खान स्थापित हुई थी। तो जो जावर माइंस है वो किस शासक के काल में स्थापित होती है, तो ये महाराणा लाखा के शासन काल में स्थापित हुई है। ठीक, जिससे अधिक मात्रा में निकलने लगा। आर्थिक स्थिति मेवाड़ की अच्छी हो गई है, समृद्ध हो गई है। लाखा जी के शासन काल में जावर में चांदी की खान स्थापित हो गई है और इन्हीं के शासन काल में एक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण भी करवाया था। पिछोला जेल का निर्माण भी किसने करवाया, किसके शासन काल में हुआ था, लाखा जी के काल में। तो ये हमने पढ़ा था लाखा जी के बारे में। अगला शासक महाराणा मोकल। लाखा जी के बाद में वृद्धावस्था में लाखा जी का विवाह होता है और मोकल की आयु छोटी थी। बड़ा बेटा तो कुंवर चुंडा था, लेकिन शर्त के अकॉर्डिंग जो इसी शर्त पे विवाह हुआ था हंसाबाई के साथ कि हंसाबाई से होने वाली संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। तो अगला बेटा कौन हुआ था, मोकल। अब मोकल शासक बन रहा है 1421 से 1433 तक। मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बनता है, अल्पायु होने के कारण चुंडा इनके संरक्षक के रूप में काम किया था। भाई चुंडा वो देख रहा था कि मैं देखूं, पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़ करके मांडू चले जाते हैं। मांडू चले गए और हंसाबाई ने क्या किया था, हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को कह दिया, रणमल को बता दिया कि रणमल आप यहाँ पर आ जाइए और छोटे अपने भांजे को भी गाइड करते रहिए। ठीक है, तो रणमल जी आ जाते हैं इधर और चुंडा जी ये छोड़ करके चले जाते हैं, मांडू चले गए गयासुद्दीन के शरण में। 1433 में मोकल की झीलवाड़ा जो जगह है, गुजरात अभियान पर जा रहे थे। उसी दौरान चाचा व मेरा ने मेहपा पंवार के साथ मिलकर के मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी थी। किसने की थी, चाचा और मेरा, और इनका सहयोगी हुआ था मेहपा पंवार। ठीक, अगला जो शासक है मोकल का पुत्र, मोकल का बेटा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट शासक बन गए थे महाराणा कुंभा बन रहे हैं। 1433 में इनके पिता मोकल की हत्या के बाद में कुंभा शासक बनते हैं, जो कब तक रहते हैं, 1468 तक रहते हैं। मोकल के बाद में उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। सन याद रखना 1433 है। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया इन्होंने। मोकल के समय में राठौड़ों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा ही आ गया था। रणमल जी सब राठौड़ों को यहाँ पर भर दिया था। मतलब सिसोदियों का जहाँ सरदार लगता था वहां पर सब जगह राठौड़ हो गए थे। तो कुंभा जी ने उनके राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त किया और मेवाड़ी सामंतों का फिर विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ अपनी शक्ति का केंद्र बना रहे हैं। ठीक है, 1437 में सारंगपुर के युद्ध में देखो, जैसे 1433 में कुंभा मेवाड़ का जो शासक बनता है, शासक बनते ही
इन्होंने सबसे पहले 1433 में चाचा व मेरा का दमन किया। जो इनके पिता के हत्या की थी चाचा और मेरा, उनको पकड़ा और ये तो इनका तो वध कर दिया, ये तो मारे गए थे। बट इनका एक सहयोगी था मेहपा पंवार। मेहपा पंवार क्या हुआ कि ये भाग करके मालवा चला जाता है और मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम के शरण में चला गया था मेहपा पंवार। ठीक है, ये जिनके सहयोगी था। तो जब महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को कहा कि आप मेहपा पंवार को हमारे हवाले कर दो, तो इन्होंने नहीं किया। तो कुंभा मालवा पर आक्रमण किया और कौन सा युद्ध कहलाया? सारंगपुर का युद्ध कहलाया। इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त कर दिया, हरा दिया और बंदी बना करके कहाँ लेकर के आ गए थे? चित्तौड़ लेकर के आए थे। ठीक है, महाराणा कुंभा के सारंगपुर के युद्ध, ये जो विजय है, ये एक विजय के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी विजय थी। इसी सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, मालवा के विजय के उपलक्ष्य में और महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। ओके जी, ठीक है। फिर नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर के मेवाड़ और गुजरात के में युद्ध हुआ था, जिसमें गुजरात का पराजय हो जाता है। ठीक है, तो मालवा को तो हरा ही दिया है मेहपा पंवार के कारण। पहले भी चल रहा था ऐसा विवाद, अभी आपको बताया था कि वो जो खेत आया था आमिर का बेटा क्षेत्र सिंह के समय शुरू हो गया था, बट और मेहपा पंवार चला गया था तो उनको हरा ही दिया। गुजरात में भी इधर चली गया था नागौर उत्तराधिकारी को लेकर के। 1453 में कुंभा ने मंडोर, मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था। से पहले छीन लिया था। जैसे यहाँ पर कौन आया था? रणमल आ गया था। ठीक है, तो 1438 में यहाँ पर रणमल की हत्या कर दी जाती है और रणमल का बेटा, रणमल का पुत्र का क्या नाम था? रणमल का पुत्र का नाम था सर, रणमल का बेटा राव जोधा। रणमल का बेटा राव जोधा, रणमल की तो हत्या कर दी थी मेवाड़ में 1438 में। इनका बेटा राव जोधा ये भाग करके कहाँ चला जाता है? मंडोर चला जाता है, मंडोर चला गया। ठीक है, फिर कुंभा जी ने जो थे अपने राव कुंवर चुंडा जी, जो मांडू चले गए थे, उनको भी बुला लिया कि आप आ जाओ और आप मेवाड़ में संभालिए, हमारे को भी गाइड करते रहिए। कुंवर चुंडा जी भी आ जाते हैं। कुंवर चुंडा जी को भेजा, मंडोर पर जाओ, अधिकार कर लिया। ठीक, फिर बाद में 1453 में एक संधि हो जाती है, जिस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। ठीक है, आवल बावल की संधि कब हो रही है? 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संधि हो जाती है और इस संधि के तहत दोनों की सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, रायमल जो कुंभा का पुत्र था, रायमल का विवाह, कुंभा का पुत्र रायमल का विवाह जोधा था। इसमें शासक मारवाड़ का कौन था? जोधा। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार से राठौड़ और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, 15 सालों तक संघर्ष चला था, 1453 में आते बंद हो जाता है। ठीक, देखो ऊपर अपन ने पढ़ा था सारंगपुर का युद्ध, जिसमें मालवा के महमूद खिलजी को हरा दिया था। ठीक है, फिर बाद में नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर के महाराणा कुंभा ने गुजरात को भी पराजित कर दिया था। अब ये दोनों मिलकर के, भाई अपने अलग अलग तो उन कुंभा जी को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग चल रही थी कि जब मालवा और गुजरात की दोनों सेना संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करेंगे, मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, तो इस बार निश्चित रूप से मेवाड़ की हार हो जाएगी, ऐसा मानना था। तो 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में एक संधि हो रही है, चंपानेर की संधि। कब हुई थी चंपानेर की संधि? 1456 में। 1456 में चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर के कुंभा पर हम आक्रमण करेंगे और कुंभा जी को क्या करेंगे? हरा देंगे और उसके बाद में राज्य को हम बांट लेंगे। 1457-58 में
गुजरात और मालवा के शासकों पर गुजरात और मालवा, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन और मालवा का शासक महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वो सफल नहीं हो पाए, यानी कुंभा जी की आपस जीत हो जाती है। तो ये चंपानेर की संधि भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मालवा और गुजरात के बीच में होती है। किन किन शासकों के बीच में हुई थी? महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताया कि राजस्थान में कुल 84 दुर्ग, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्ग अकेला कुंभा बनाया है। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए प्रसिद्ध है, और इस कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया है। एकलिंग नाथ जी का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है, और रणकपुर मंदिर भी बनवाया था। रणकपुर मंदिर जो पाली में है, इनका मंत्री था दर्नक शाह का भी सहयोग रहा था। दर्नक शाह, रणकपुर जो जैन मंदिर है कहाँ है? पाली में है। ठीक है, ये इनके समय बने जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत है। ये सांस्कृतिक हो गई है। फिर आगे बात करते हैं। कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक भी था। योद्धा तो था ही था, विद्वान भी था और विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है। एकलिंग महात्म्य किसने लिखी थी? कान्हा व्यास ने लिखी थी। संस्कृत भाषा में कान्हा व्यास जो कुंभा जी का दरबारी कवि था, इस एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है राजवर्णन, ये स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था कुंभा जी। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध कुंभा जी के रचित ग्रंथ है, मेवाड़ी भाषा में लिखा गया। संगीत राज के 5 भाग है। कितने भागों में लिखा गया है? 5 भागों में लिखा गया। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, चंडी शतक जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, उस पर व्याख्या की थी, टीका लिखा। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखा है। ठीक है, संगीत रत्नाकर जो सारंगधर जी का है, उस पर भी टीका लिखा है। इनके शासनकाल में कवि अत्रि महस ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि और महस थे। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज कहते हैं, राव राय कहते हैं, दान गुरु कहते हैं, राजगुरु, ठीक, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान आदि उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। ये उपाधियां भी कुंभा जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी उपाधियां आप ध्यान रखोगे। कुंभा निसंदेह एक प्रतापी शासक था, इसमें कोई संदेह आप नहीं रख सकते हैं कि ऐसा बात किंतु परंतु हो। एक बहुत प्रतापी शासक भी हुआ है और खुद विद्वान था, विद्वानों को आश्रय भी देता था, दानी भी था, ठीक है, विद्या प्रेमी भी था, वीणावादक भी था, संगीत प्रेमी था, सर्व गुणों से संपन्न था। कुंभा जी के लिए कहा जाता है ये कला, कलम और कटार, ठीक है, कला में निर्माण वगैरह, इनमें कलम में बात करें, साहित्य रचना में, कटार लड़ने करने में, सब में माहिर था। अपने जीवन के अंतिम काल कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र उदा ने भी 1468 में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा की हत्या कर देते हैं
और इस प्रकार से ये कार्य एक मेवाड़ का पहला कलंक माना जाता है कि एक इतने शक्तिशाली शासक के होते एक उनके पुत्र की हत्या कर देती है, हत्या कर दिया है। तो ये मेवाड़ का पहला कलंक है, उदा के द्वारा कुंभा की हत्या करना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है बापा रावल से गुहादित्य से लेकर के हमने महाराणा कुंभा तक का इतिहास पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में सांगा के बाद वाले शासकों को। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।